हुई मेरा यही सवाल था आपसे कि 1 महीने में 2 मुलाकात होगी, क्या इनके पीछे वजह है? तो एक मुलाकात होती है, मैंने बताया कि एससीओ की मीटिंग में जी, जो 4 जुलाई को अस्ताना में हुई थी, और दूसरी मुलाकात आसियान की मीटिंग में होनी थी। फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है आसियान की, उस पर होती है। बिल्कुल। और ये दोनों मुलाकातें इसलिए अहम हैं कि इन मुलाकातों के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने स्पष्ट कहा है कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू है, जी, जब तक ये सॉल्व नहीं होता है तब तक सारी बातें वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। हमारे जो बायलैटरल रिलेशन में नॉर्मल तभी आएगी जब तक कि हम इस बॉर्डर इशू को नॉर्मल नहीं करते, इसको क्लिंच नहीं करते, इसको सॉल्व नहीं करते। दूसरी बात उन्होंने बोला कि इस पूरे बायलैटरल इशू पर चाइना और इंडिया की जब बात आती है तो इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। वी आर मच मोर एनफ, we do have a lot of potential to resolve this border issue. No third party should involve. बिल्कुल। तो एक संदेश है, ये संदेश उन शक्तियों के लिए है जो कहीं ना कहीं बाइनरी पॉलिटिक्स और ब्लॉक रिडन पॉलिटिक्स करते हैं। उनको ये लगता है कि चाइना का थ्रेट दिखा करके इंडिया हमारे कैंप में शामिल होगा और हम जैसे चाहेंगे फिर वैसे बार्गेनिंग करेंगे। तो भारत ने इसको फिर से क्लियर किया, हालांकि पहले भी क्लियर किया। जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो वहाँ पर जब एस जयशंकर हमारे जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ पर ग्लोबसेक की मीटिंग में मैंने बताया था कि वहाँ पर जब गए तो स्लोवाकिया में तो उनसे यही सवाल पूछा गया। तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही क्लैरिफाई किया कि देखिए ऐसा है कि चाइना का इशू ऐसा इशू है कि ये हमारा बायलैटरल इशू है और इसके आधार पर हम अपनी पॉलिसीज़ को नहीं फ्रेम करेंगे कि चाइना हमारा दुश्मन है तो आप हमें बार्गेनिंग के टेबल पे ला करके। इसी से मैं जुड़ा ये स्टेटमेंट जोड़ना चाहूँगी कि एस जयशंकर जो है उन्होंने ये बात कही कि हम भारत और चीन के बीच वास्तविक मुद्दों के सुलझाने के लिए किसी अन्य देश को नहीं देख रहे हैं। हाँ, ये वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है कि जब भारत का जो बॉर्डर इशू है, ये दुनिया जानती है कि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, चाइना एक इमर्जिंग जो सुपर पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है, तो और एक थ्रेट है भारतीय सीमा के लिए, इंडियन बॉर्डर के लिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब इंडिया अपने कोई डिसीजन लेता है, कोई निर्णय लेता है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे स्टैंड जो रहा है, या और किसी भी, या हमने G20 पर देखा कि ग्लोबल साउथ को लेकर के इंडिया जो मुखर तरीके से सामने आता है, तो यूरोसेंट्रिक ऑर्डर परेशान होता है उससे। उन सब मुद्दों को वो क्या करते हैं, वो चाइना का एक आप भय दिखाते हैं, थ्रेट दिखाते हैं। और भारत हमेशा बात को कहता है कि इसमें थर्ड पार्टी का रोल नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ये हमारा बायलैटरल इशू है और हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे जी। तो एक ये मैसेज है। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों मीटिंग में हम ये देख रहे हैं कि मई 2020 के बाद से लेकर के 2024 चल रहा है, 4 साल हो गए। इन पिछले 4 सालों में बहुत ज़्यादा हमारे डिफरेंसेस हुए और ये जो राइवलरी है वो और तेज़ी से बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ द क्लासेस विद द मिलिट्री क्लासेस विद बोथ चाइनीज़ आर्मीज एंड इंडियन आर्मी। हमने इसको स्टार्टिंग में देखें तो ये स्टार्ट होता है मई 2020 से गलवान वैली से, और वहाँ के बाद फिर हमने देखा कि दिसंबर 2022 में भी यही इसी तरीके के क्लासेस होते हैं। तो ये क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं और उसके 2 कारण हैं। एक तो इंडिया ने बहुत क्लियर किया कि देखिए कि यदि आप ये चाहते हो कि हमारे आपके साथ संबंध अच्छे हों तो आप बॉर्डर से मिलिट्री को आप बैक कीजिए अपने, और LAC को रिस्पेक्ट कीजिए। LAC का जो हम दोनों को जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए डिसइंगेजमेंट प्रोसेस करना होगा। डिसइंगेजमेंट प्रोसेस मतलब ये कि आप अपनी सेना हटाइए, हम अपनी सेना हटाते हैं, लेकिन चाइना ये नहीं कर रहा है। चाइना कंटिन्यूअस मिलिट्री बिल्डअप करता आया है LAC के सहारे। जो हमारी जो सीमा है उसके सीमा पर चाइना का एक पॉलिसी रही है कि वो मिलिट्री बिल्डअप करता है। अब समस्या ये है कि ये जो 2020 हुआ, मई 2020 हुआ, या फिर क्यों अचानक हो गया, ये कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया ने रिटेलिएशन किया चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के।
चाइना में एक लॉ पास होता है कि वो बॉर्डर लॉ, मतलब बॉर्डर लॉ मतलब ये है कि लॉ पास होता है कि आप पूरे इंडिया के जो बॉर्डर है चाइना का, यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और अपने जो मिलिट्री है वो डिप्लॉयमेंट कीजिए। तो बाकायदे चाइना की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से पॉलिसी लेवल पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमें अपने बिल्डअप करने हैं। जब हिंदुस्तान को एहसास हुआ तो ये तो मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट तो एक आपके स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव कह सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट करना ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक दूरगामी और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है भारत के लिए कि यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिल्ड कीजिए और तो ये हमारे इंक्रोचमेंट है, आप कह सकते हैं हमारी सीमा के साथ। तो भारत ने क्या किया कि कंटिन्यूअस पिछले यदि मैं कहूँ 2018 और 17-18 के बाद से हमने बहुत ही तेज़ी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है और इस पूरे प्रोजेक्ट को भारत ने नाम क्या दिया, वाइब्रेंट विलेजेस। वाइब्रेंट विलेजेस मीन्स जो भी सीमावर्ती गांव थे, जो हमारे बॉर्डर के जो वहाँ पर गांव हैं, वहाँ पर एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया डेवलप कर रहा है। तो ये इससे ये मैसेज गया चाइना को कि अभी तो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट तो है ही है और हम ही को कॉपी इंडिया करने लगे। जो वो कर रहे थे हम उनको रिटेलिएट किए, रिस्पॉन्ड किए खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बात चाइना को हजम नहीं हुई कि आखिर भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड को लेकर के हो, चाहे वो वहाँ पर एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो उसको लेकर के आप देखिए एयरबेस बनाने की बात हुई और पूरी तरीके से एक जो जहाँ पर हमारी सेना पहुँच नहीं पाती थी, जहाँ हमें फाइनल वॉर में जब कारगिल में हमने देखा कैसे फाइट में प्रॉब्लम हुई थी, तो इस तरीके को भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा का पूरा जो बिल्डअप था ये चाइना को जो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर ये जो गलवान वैली जैसे प्रॉब्लम या क्राइसिस स्टार्ट हुई 2020 के बाद।